नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। और वो टॉपिक का शीर्षक है, कृपया इंतज़ार करें, आप कतार में हैं। जी हाँ, प्लीज़ वेट, यू आर इन द क्यू। कब से सुनते आए हम ये बात? पैदा हुए तब तो ऐसी कतारें ना हुआ करती थी। हाँ, स्कूल में दाखिला लेने के लिए थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई मुझे मेरे बचपन में। लेकिन आज अभिभावकों को अपने बच्चे के स्कूल के फॉर्म के दाखिले के लिए भी कतार में लगना पड़े तो कोई हैरानी की बात नहीं। क्या करें, हमारे 140 करोड़ के आप आसपास की जनसंख्या, एग्जैक्ट कहूं तो 139 करोड़ एंड काउंटिंग। ये महासागर भारत, जिसमें इतने लोग समाये हैं, उसमें आपको अपने हिस्से का भाग्य मिले, उसके लिए कतार में तो लगना पड़ेगा। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भी आपकी तरह एक राष्ट्रवादी भारतीय हूं, जिसका सबूत जब मुझे मालूम चला कि मेरे महान देश ने 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि वो भी भारत में निर्मित वैक्सीन के द्वारा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, अरे 139 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ ही तो वैक्सीनेट हुए, विच इज समथिंग लाइक 7% एज ऑफ नाउ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया इज द फास्टेस्ट नेशन टू हैव अचीव्ड 12 करोड़ वैक्सीनेशन ड्राइव इन 92 डेज, क्योंकि यूएसए को इस फिगर तक आने में 97 डेज लगे और चाइना को इस फिगर तक आने में 108 डेज लगे। और हमारी सरकार ने तो आज ही की न्यूज़ है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन परमिट कर दिया है। कौन जाने, बहुत जल्दी 18 से नीचे वालों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, ये पक्का मोदी भक्त दिखता है। लेकिन साथ एक सवाल मन में जरूर कौंधता है, और वो ये, मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरा महान भारत 70 से ज्यादा देशों को वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट कर रहा है। मांग नहीं रहा, दे रहा है। विश्व गुरु बनने का हमारा सपना सच होता दिखता है। लेकिन ऐसे में जब अराउंड 30 लाख वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो सिर्फ 10 लाख या 12 लाख इंडिया में लगा के बाकी 20 लाख एक्सपोर्ट कर देना, क्या ये सही है? मैं नहीं जानता। हाँ, अब हम बाहर के देशों से भी वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया से बहुत जल्दी वैक्सीन्स यहीं पे बनने लगेंगी, पहली खपत तो सीधा वहीं से आएगी। लेकिन रास्ता खुलना शुरू हो गया है। फिर दूसरा सवाल मन में आएगा, क्या मैं ये मानने को तैयार हूं कि मेरे देश की वैक्सीन सबसे अच्छी है? अगर हां, तो मैं अपने देश की वैक्सीन अच्छे वाली दूसरों को दे के कम अच्छे वाली इंपोर्ट करके अपने नागरिकों को लगाऊं, क्या ये सही है? या मैं ये मानने को तैयार हूं कि वो वैक्सीन जो रशिया से आ रही है मेरी वैक्सीन से ज़्यादा अच्छी है? मालूम नहीं, शायद आपके पास इसका जवाब हो, मेरे पास तो है नहीं। आज की डेट में जब मैं ये कहते हुए हिचकिचा नहीं रहा कि पॉजिटिविटी रेट थ्रू आउट इंडिया 16% के अराउंड कोविड का हो चुका है, और अगर दिल्ली की बात करूं जहां का मैं निवासी हूं, तो 30% के अराउंड पॉजिटिविटी रेट ने दिल्ली सरकार को हिला के रख दिया है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी
हमारे केजरीवाल साहब को अगले 6 दिन का लॉकडाउन घोषित करना पड़ गया है। समझ नहीं आ रहा। कभी तो ये कहते हैं सरकारें हमारे देश की वैक्सीन लगवाइए, तो कुछ सरकारें कहती हैं मत लगवाइए, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट हैं। मैं एक आम नागरिक हूं आपकी तरह, जो समझ पाने में असमर्थ हूं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। कुछ राज्य सरकारें जो कहती थी कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, वैक्सीन लगवाना अभी समझदारी नहीं, वही आज सेंटर पे दबाव डाल रही हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव इतना स्लो क्यों है, हमको वैक्सीन पूरी क्यों नहीं मिल रही, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। समझ नहीं आता कि सेंटर सही या स्टेट सही। एक बात तो तय है, लीडर सेंटर का हो या लीडर स्टेट का हो, लीडर हर उस व्यक्ति को हमने चुना जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी। जब ये संकट का समय और ये संकट के बादल हमारे सर पे मंडरा रहे हैं, और इस लेवल के बादल मंडरा रहे हैं कि कोविड 1 से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अक्सर टीवी पे हम सुनते हैं कोविड 2 इज मोर डेंजरस, कोविड 2 इज मोर इन्फेक्शियस, कोविड 1 से भयानक है। तो मुझे याद आता है मेरे बचपन का वो टाइम, मेरे स्कूल टाइम, मेरे कॉलेज टाइम, जब अक्सर जो बच्चे ठीक से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम देने नहीं आते थे, वो अक्सर घर जाके अपने माता पिता को कहते थे इस बार की परीक्षा बड़ी कठिन थी। सच में परीक्षा कठिन थी या तुम्हारी तैयारी कम थी, इसका फैसला कौन करेगा। क्या पिछले 1 साल में हमारी सरकारों ने वो तैयारी की जो उनको करनी चाहिए थी। आज दिल्ली में तकरीबन 75,000 एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस कह रहा हूँ, एक्चुअली तो दिल्ली में तकरीबन 8.5 लाख के आसपास इन्फेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन बाकी रिकवर हो गए। लगभग रोज 25,000 के आसपास रोज नए इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अंदाजन 75,000 हैं। उन 75,000 में से बहुत से तो होम आइसोलेशन में हैं, और जो हॉस्पिटल्स में हैं वो शायद 20 से 25,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। जब क्रेडिट लेने की बारी हो तो हर सरकार कहती है देखा हमने कर दिखाया, और जब ब्लेम लेने की बारी हो तो हर सरकार कहती है देखा हमने तो पूरा प्रयास किया लेकिन सेंटर ने साथ ही नहीं दिया। तो सेंटर कहता है देखा सब हम ही कर डालेंगे तो स्टेट क्या करेगी। ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई के अंदर पिसता कौन है? पिसते हैं आप और मैं, एक आम आदमी। वो आम आदमी जो इंतजार करता है किस चीज का? कभी इस चीज का कि क्या 3 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद मेरा आरटीपीसीआर हो पाएगा। फिर इंतजार करता है कि भगवान ना करे अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कितना जल्दी मुझे रिपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट भगवान की मर्जी अनुसार पॉजिटिव आ गई तो अब क्या मुझे बेड मिलेगा किसी अस्पताल में? गवर्नमेंट की साइट्स एप्स जो वेकेंट बेड दिखाती हैं, अस्पताल उससे इनकार कर देते हैं। फिर इंतजार शुरू होता है बेड मिलने का। किसी तरह किस्मत अच्छी हुई तो बेड मिल भी सकता है। फिर अगला इंतजार, क्या मुझे दवाई मिल पाएगी? इंजेक्शन जो मुझे चाहिए, जो प्रोवाइड करना अस्पताल की जिम्मेवारी थी, वो पाने के लिए दर दर भटकते फिरेंगे मेरे चाहने वाले कि कहीं से एक इंजेक्शन का वायल मिल जाए, ब्लैक में ही सही, शायद मिल जाए। दवाई मिले ना मिले, तबीयत बिगड़ने पे ऑक्सीजन तो चाहिए। अब ऑक्सीजन मिलेगी क्या? अब इसकी कतार, एम्बुलेंस की कतार,
बेड की कतार, दवाई की कतार, ऑक्सीजन की कतार। और कहीं अगर भगवान ने मेरा साथ ना दिया, मेरे अपनों की दुआ ना सुनी और मैं इस दुनिया से ही कूच कर गया, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। शमशान घाट में जलाए जाने पे भी इंतजार करना पड़ेगा कतार का। कृपया इंतजार करें, आप कतार में हैं। किसने सोचा था कि यह दिन भी आ सकता है मेरी जिंदगी में कि मुझको शमशान घर में भी कतार में लगना होगा। कभी सोच भी नहीं कोई सकता कि अस्पतालों में एक ही बिस्तर पे कई लोग इकट्ठे लेटे होंगे। ये महामारी इतनी भयानक आई है कि क्या करें। हो सकता है कई जगह तो एक एक साथ कई लोगों का अंतिम संस्कार भी एक साथ कर देना पड़ा हो। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें इसका, कैसे लड़ें इससे। सेंटर कहता है हमारी लिमिटेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारी लिमिटेशंस हैं, अस्पताल कहते हैं हमारी लिमिटेशंस हैं। क्या करे आम आदमी, आप और मैं क्या करें। हमने तो जब से पढ़ना शुरू किया उससे भी एक कदम और आगे चले जाए। जब पैदा हुए तो हॉस्पिटल के बिल पे टैक्स दिया, मेरे पैदा होने पे भी शायद टैक्स लगा था। पढ़ाई करी, टैक्स लगा। कमाना शुरू किया, टैक्स लगा। गाड़ी खरीदी, टैक्स लगा। सड़क पे चलाई, रोड टैक्स लगा। हाईवे पे गए, टोल टैक्स लगा। कुछ सामान खरीदा, सेल्स टैक्स लगा। कुछ सामान बेचा, जीएसटी लगा। टैक्स ही टैक्स ही टैक्स देता चला आया एक आम आदमी। इसलिए इस उम्मीद में, इस आस में कि मेरी सरकार इस टैक्स से मेरे लिए कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करेगी। मुझे इंतजार है उस अच्छे का। जबकि मैं बीमार हूं अगर, तो कम से कम मेरा इलाज तो हो पाए, सरकारी अस्पताल में धक्के ना खाने पड़े। इसलिए मैंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन पैसा खर्च करके भी प्राइवेट अस्पताल में अगर मैं इलाज सुनिश्चित नहीं कर सकता तो वो पैसा भी किस काम का। बड़ी विडंबना हो गई साहब। और इस बार तो कहानी और ज़्यादा दुखदाई हो रही है क्योंकि मेरी पॉपुलेशन में एक मेजर पोर्शन है, अराउंड 40% ऑफ द यंग पॉपुलेशन बिटवीन 18 एंड 40। और इस बार तो कोरोना पार्ट 2 यंग जनरेशन को तो अफेक्ट कर ही रहा है। उससे भी दुखदाई बात यह है, नन्हे मुन्ने बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। किसी माँ बाप के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है वो हृदय को चीरने वाला सीन, जबकि आपका कोई अपना बच्चा पीड़ित हो इस बीमारी से और आपकी लाचारी और बेबसी देखिए, आप उसकी मदद भी ना कर पा रहे हों क्योंकि सभी सरकारों ने अपने अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हों और शुरू हो गया हो ब्लेम गेम। मेरे यहाँ टेस्ट नहीं होते, मेरे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे को दे दी जाती है, मेरी वैक्सीन्स मुझे नहीं मिल रही हैं, मेरे साथ सरकार भेदभाव कर रही है, ना जाने क्या क्या। कोविड से लड़ेंगे या एक दूसरे से लड़ेंगे, हमारे राजनेता शायद इस चीज़ की अहमियत और गंभीरता को समझ पाएं तो वो समझ पाएंगे कि जब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी अगर उसको कर लिया गया होता, पिछले एक साल में अगर पूरी तैयारी कर ली गई होती तो शायद आज कोविड पार्ट 2 अर्जेंट होके ना खड़ा होता। जब बस्ती में आग लगी तो मैं निश्चिंत था क्योंकि मेरी झुग्गी नहीं किसी और की झुग्गी जल रही थी। किसने सोचा था कि एक एक करके धूं-धूं करते वो आग मेरी झुग्गी तक भी चली आएगी और महाराष्ट्र से दहलीज तक ये रास्ता तय करते हुए आज पूरे इंडिया के लिए एक खतरनाक रूप में कोरोना पार्ट 2 बन के खड़ी हो जाएगी। शायद
ये हम में से किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज की डेट में जब बच्चे अफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, और मैं कहूँ अगर, तो पिछले 46 दिन में तकरीबन 80,000 बच्चे इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो अब मेरे लिए ये जागने का विषय हो गया है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, ये सोचने के लिए कि आखिर सरकारें ही सब करेंगी या कुछ आप और मैं भी करेंगे। कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है क्या, एक आम नागरिक होने के नाते। आखिर सरकारें बनाता कौन था, हम बनाते हैं। सरकार में लोग कौन हैं, हमारे जैसे लोग हैं। उनको काबू कौन करेगा, उनका साथ कौन देगा, उनके कंधे से कंधा मिला के कौन चलेगा। क्योंकि एक ऐसी आपदा में आज हम फंसे हैं जहाँ पे कोई एक व्यक्ति, चाहे उसका नाम मोदी हो कि योगी हो कि केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे हो, कोई एक व्यक्ति हमारी मदद के लिए नहीं आगे आएगा। क्योंकि हमारी मदद के लिए वो एक व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। इसलिए ये रास्ता, ये कारवां, ये मिशन हम सबको मिलके पूरा करना है। ये हम सबका सामाजिक दायित्व है कि आओ हम सब मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और इसी के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित करता हूं एक छोटी सी कविता जो मैंने इसी संदर्भ में आपके लिए लिखी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी, तो आप फॉरवर्ड करने से हिचकिचाएंगे नहीं। कहते हैं, जो आदमी को दिख गया हो कि वो अब इस दुनिया से कूच करने वाला है, कभी पूछिए उससे जिंदगी की बेवफाई। किसी मरीज से पूछिए अकेले कमरे की वो तन्हाई। अपनों की बेबसी और लाचारी, इंसानी खाल में भेड़ियों की मुनाफाखोरी। दम तोड़ती हुई वो आस, उखड़ती हुई वो सांस। कभी टेस्टिंग के लिए, कभी दवाई के लिए, कभी अस्पताल के बेड के लिए, तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और यहाँ तक कि कभी शमशान में अपने अंतिम संस्कार के लिए लगती हुई वो कतार। पूछती है हमसे आज बेबस लोगों की ये पुकार, अब कौन सी सरकार से लगाएं हम और आप गुहार। अगर नहीं देखनी लाचारी या मजबूरी, तो याद रखिए चेहरे पे मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। आओ कर लें खुद से ये वादा, आओ कर लें खुद से ये वादा, रहेंगे घर पे अगर नहीं है निकलना जरूरी बहुत ज्यादा। हम जागेंगे तो ही उठेगी यह सरकार, हम जागेंगे तो ही उठेगी यह सरकार। सबके प्रयत्न से होगा कोरोना को हराना फिर से एक बार। अपनी जिम्मेवारी का सब मिलकर निर्वाह करें, अपनी जिम्मेवारी का सब मिलकर निर्वाह करें। नेगेटिविटी, रिपल्सिवनेस और किसी भी पॉलिटिकल बातों की ना हम परवाह करें। आओ मिलकर हम सब अब ये प्रण लें, आओ मिलकर हम सब अब ये प्रण लें, कोरोना से शीघ्र अतिशीघ्र इंडिया को हम स्वतंत्र करें। आओ मिलकर हम सब अब ये प्रण करें, शीघ्र अतिशीघ्र इंडिया को कोरोना से हम मिलकर स्वतंत्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आप सभी की सकुशल होने की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन, रेगुलर हाथ धोना, रेगुलर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने की आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सकुशल रहे, और हम सब भारतवासी जल्दी से जल्दी अपनी सरकार के कंधे से कंधा मिला के, हाथ में हाथ एक दूसरे का थाम के इस कोरोना जैसी महामारी को भगाएं और अपने देश को फिर से उन्नति की राह पे आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।